हाय गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। कल आप लोगों का प्रीलिम्स का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। जिन लोगों का अच्छा नहीं हुआ तो आई मस्ट से कि थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट साइड पे था, थोड़ा लेंदी पेपर था, बहुत सारे बड़े बड़े ऑप्शंस थे, इस वजह से बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, थोड़ा सा लेंदी रहा पेपर। मिक्स्ड ओपिनियन है स्टूडेंट्स की तरफ से, कुछ के लिए बहुत ईजी रहा, कुछ के लिए उतना ही डिफिकल्ट रहा। बट हाँ, आई मस्ट से थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे पेपर था और उसी हिसाब से कट ऑफ भी बनने वाली है। आज हम पॉलिटी के पेपर को डिस्कस करेंगे, पॉलिटी वाले सेक्शन को डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के, और जानेंगे आंसर्स क्या हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। ये डी सीरीज का पेपर है, तो डी सीरीज में पॉलिटी के क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 71 से थोड़ा सा इधर उधर है क्वेश्चन इस पेपर में, एक साथ नहीं है। तो 71 क्वेश्चन को हम पहले देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या क्वेश्चन है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of the Court Act 1971 was passed. The Constitution of India empowers the Supreme Court and High Courts to punish the contempt of themselves. अब ये दो स्टेटमेंट देखिए। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है गाइस, थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टेटमेंट है, जरूरी नहीं हर किसी को पता हो इस बारे में, तो हम इसको फॉर अ टाइम बीइंग हम इसको थोड़ी देर के लिए स्टार मार्क करके छोड़ देते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ऑब्वियसली तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली करेक्ट। फिर हम जब देखते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है तो अपने आप में आपके दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, सी एंड डी, जहां पे सेकंड ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो उसके बाद बचता क्या है? ये दो ऑप्शंस। अब हमको फोर्थ स्टेटमेंट देखना है, इज इट करेक्ट और नॉट। थर्ड तो ऑब्वियसली रॉन्ग हो गया है, सिर्फ हमको क्या देखना है? फोर्थ स्टेटमेंट देखना कि ये ठीक है कि नहीं। In India, Parliament is vested with the power to make laws on contempt of court. Obviously, Parliament की है, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है, आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको स्टेटमेंट देखने हैं और क्या बताना है इन स्टेटमेंट्स में से विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट, बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट्स। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें डाउट है, बिकॉज एडवोकेट बनने के लिए आपको स्टेट जो भी बार काउंसिल होती है स्टेट की, उससे एक लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके बाद आप एडवोकेट कहलाते हो। जब आपको लाइसेंस मिल जाता है उसके बाद आप एडवोकेट कहलाते हो। तो दिस इज अ बिट कंफ्यूजिंग, तो हम इस स्टेटमेंट को छोड़ देते हैं। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली राइट। तो इसमें बी एंड सी दोनों में से कोई सा भी करेक्ट हो सकता है। अल्टीमेटली यूपीएससी जो मानेगी वो आंसर है। थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बट हाँ ऑब्वियसली ये मेरे हिसाब से बी आंसर इसका होना चाहिए। नेक्स्ट 73rd क्वेश्चन देखते हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बताना क्या है? करेक्ट बताना है। वापस से देखिए, ये बहुत ध्यान रखना है इस चीज का कि आपसे करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है? अ बिल अमेंडमेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मस्ट से बहुत इजी क्वेश्चन है। जिसने लक्ष्मीकांत को थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा है वो इसका आंसर कर देगा। दैट अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, आर्टिकल 368 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रॉन्ग। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती एज मनी बिल के लिए या फिर फाइनेंशियल बिल्स के। तो मनी बिल अगर कोई है, जैसे मनी बिल के लिए जरूरत होती है वैसे नहीं होती है। तो व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज हर असेंट। ऑब्वियसली राइट। अगर किसी ने भी आर्टिकल 368 ध्यान से पढ़ा है तो उसे पता है सेकंड ठीक है। अब आपने देख लिया कि फर्स्ट तो गलत है और सेकंड ठीक है, अपने आप आपको आंसर मिल जाता है बी, बिकॉज बाकी तीनों में 1 1 1 है। तो एलिमिनेशन मेथड से आपका बहुत इजीली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। नेक्स्ट 74th क्वेश्चन। फॉलोइंग द स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर्स। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अगेन, क्लासिफाइज द मिनिस्टर्स कैसे? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करता है मिनिस्टर्स को ओनली। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर, सिर्फ इन्हीं में क्लासिफाई कर देता है। कैबिनेट मिनिस्टर अपने आप में, कैबिनेट वर्ड ही कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार यूज होता है, तो कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो नहीं करता है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है।
सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन यूनियन गवर्नमेंट शैल नॉट एक्सीड 15%। ऑब्वियसली राइट है, जिसने भी ध्यान से पढ़ा है उसे ये पता है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन को देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। एक्सक्लूसिव, तो यहां पे कैच क्या है, हमको बतानी है एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा की। तो फर्स्ट क्या है, टू रेटिफाई द डेक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। डेक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी के लिए ओनली लोकसभा नहीं होती, इसको दोनों ही हाउसेस को रेक्टिफाई करना पड़ता है। डेक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी को तभी वो पास हो सकता है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही आपके पास क्या हो जाता है, दिस एंड दिस, ये दो एलिमिनेट हो जाते हैं, बचते हैं ओनली बी एंड सी। अब आगे देख लेते हैं, सेकंड क्या है, टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑब्वियसली दिस इज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, मतलब थर्ड गलत है। हालांकि आप पढ़ भी सकते हो, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट बिल दोनों ही हाउसेस का पास करना जरूरी होता है विद अ स्पेशल मेजॉरिटी। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट भी दोनों ही हाउसेस का पास करना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 76 क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ के क्वेश्चन बार बार यूपीएससी पूछता है, ये बहुत ही फेवरेट काइंड ऑफ टॉपिक है यूपीएससी का, और बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, डिफिकल्ट नहीं पूछा है। थोड़ा सा वर्ड्स, थोड़ा सा सेंटेंस को ट्विस्ट किया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया है। क्या है देखिए, ऑब्वियसली करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। लॉ स्पेसिफाई दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months, बट लॉ क्या कहता है कि कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 months। तो सिर्फ एक वर्ड को बदल दिया है यूपीएससी ने और कंफ्यूजन क्रिएट किया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं, लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिफाइन डिफेक्शन लॉ। ये ऑब्वियसली करेक्ट है, तो आंसर वापस से इसका बी हो जाता है। अगेन अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको हर बार मिल जाएंगे यूपीएससी में। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 क्या क्वेश्चन है, that attorney general of India and solicitor general of India are only, first of all, जहां पे भी आपको एक्सट्रीम ये स्टेटमेंट्स दिखते हैं, ओनली जैसे टर्म्स दिखते हैं, वहां पे थोड़े चौकन्ने हो जाओ कि भाई क्या पूछ रहा है। द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, नहीं, देखिए चीज को समझिए, ओनली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही अलाउड होता है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अलाउड नहीं होता पार्लियामेंट्री मीटिंग्स में। तो ओनली लिखते अगर सिर्फ इसके साथ तो ये करेक्ट था, सॉलिसिटर जनरल के आते ही ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अटॉर्नी जनरल रिजाइन्स विद द गवर्नमेंट। देखिए हमने पढ़ा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट का पार्ट होता है, और जब अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट का पार्ट होता है तो गवर्नमेंट के साथ ही रिजाइन करता है। हालांकि वो ऑफिस होल्ड करता है until the desire of president, बट फिर भी नॉर्मली क्या वो गवर्नमेंट के साथ ही रिजाइन करता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगेन आंसर इज बी। आप देख रहे होंगे लगभग सारे आंसर बी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिट से क्वेश्चन आया, रिट से बहुत बार क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, ये भी काइंड ऑफ फेवरेट टॉपिक है। देखिए अगर आपने स्टैटिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, तो ये क्वेश्चंस आप इजीली अटेंड कर पाओगे, इजीली इन पे अटेम्प्ट कर पाओगे और इन क्वेश्चंस के अच्छे आंसर दे पाओगे। क्या है रिट्स को लेकर, क्या क्वेश्चन है, मैंडेमस। अब आपको पता होना चाहिए मैंडेमस रिट कौन सी है। मैंडेमस मतलब विद व्हाट अथॉरिटी। मैंडेमस रिट में पब्लिक अथॉरिटी को, हायर कोर्ट या जूनियर कोर्ट को, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को क्वेश्चन करता है कि विद व्हाट अथॉरिटी यू हैव टेकन दिस केस और एनीथिंग लाइक दैट। तो पब्लिक के लिए एक तरह से पब्लिक अथॉरिटीज के ऊपर ये हायर कोर्ट या हायर अथॉरिटीज मैंडेमस रिट इशू कर सकते हैं। तो ये किसके लिए, पब्लिक ऑफिसेस के लिए ओनली, प्राइवेट के लिए नहीं है। बट इसमें क्या है, नॉट लाई अगेंस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद द पब्लिक ड्यूटी। ऑब्वियसली राइट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है बट इस टाइम क्या कर रही है, पब्लिक ड्यूटी, तो उस पे ये एप्लीकेबल होगा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पे नहीं होगा। सेकंड है कि
मैग्नमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी गवर्नमेंट कंपनी। नहीं, हमने अभी अभी पढ़ा कि गवर्नमेंट कंपनीज पे अप्लाई होगा, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। देखिए अब आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत होते ही आपके तीनों एलिमिनेट हो जाते हैं और आपका आंसर बचता है 1 और 3। बट फिर भी को वारंटो पढ़ लेते हैं। तो को वारंटो क्या होता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू हैव टेकन दिस पोस्ट। किसी भी पब्लिक पोस्ट पे कोई वर्क कर रहा है तो उससे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। 79th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, विद रेफरेंस टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये आप लोगों ने करंट में बहुत बार पढ़ा होगा इस मिशन के बारे में। क्या है? प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट। अब आप ये एक्सट्रीम वर्ड्स को देखो, क्या लिखा हुआ है? मस्ट। मस्ट मतलब ऑब्लिगेटरी है कि करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ये ऑब्लिगेटरी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है, वॉलेंट्री है, ये ऑब्लिगेटरी नहीं है। दूसरा, एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड, अगेन एक ऑब्लिगेटरी टर्म आ गया, ऑब्लिगेटरी स्टांस आ गया, शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। ऐसा भी नहीं है, ये भी वॉलेंट्री है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। कौन सा बचता है? ओनली बी आंसर इज देयर। 3 ओनली, इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। इजी क्वेश्चंस है, पॉलिटी के डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। अब स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछता है पॉलिटी में। एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज स्पीकर मे फिक्स। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद there is a mandatory provision that the election of a candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be from either of principal opposition or a ruling party। ये कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, दिस इज पार्लियामेंट्री कन्वेंशन कि डेप्यूटी स्पीकर जो है वो हमेशा किससे होगा? प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी से। ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, ये कोई मैंडेटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है, कोई प्रोविजन नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड, the deputy speaker has the same power as of the speaker when presiding over the sitting। obviously अगर डेप्यूटी स्पीकर के पास सेम पावर नहीं होंगी तो वो एज प्रिजाइड करके भी क्या करेगा? तो पावर्स तो सेम होनी चाहिए उसकी रूलिंग्स की। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। नाउ देखते हैं फोर्थ स्टेटमेंट। हालांकि हमको फोर्थ स्टेटमेंट देखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास आंसर ऑलरेडी आ गया है ए 1 और 3। बिकॉज क्यों नहीं है देखने की जरूरत? आप देखो जहां पर भी फोर्थ है वहां पे साथ में 2 भी है ना। ये वाला स्टेटमेंट बी कैंसिल हो जाता है। फिर 3 और 4 ओनली है तो फर्स्ट इज करेक्ट, ये नहीं आता। 2 और 4, 2 इज रॉन्ग, तो ये भी नहीं आता। तो आंसर क्या हो जाता है? 1 और 3 ओनली। आपको बहुत स्मार्टली एलिमिनेट करने हैं आंसर्स को। अगर आप स्मार्टली एलिमिनेट करते हो तो सारे आंसर आपको इजीली मिल जाएंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी। पॉलिटी का आखिरी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पॉलिटी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर थोड़े बहुत आईआर के क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे। इस बार कम आए पॉलिटी एंड आईआर के क्वेश्चन, नॉर्मली 18 के आसपास क्वेश्चन होते हैं, इस बार 10 से 11 क्वेश्चन ही हैं। इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल, ध्यान से समझिए इसको, दिस इज टॉकिंग अबाउट 5th शेड्यूल नॉट 6th शेड्यूल। इस चीज को भी समझना जरूरी है, 5th एंड 6th शेड्यूल में डिफरेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। क्या है? बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़े, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। ऑब्वियसली ट्राइबल एरियाज के लिए है 5th शेड्यूल, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली करेक्ट है। बट हमको क्या है? बेस्ट कौन सा रिफ्लेक्ट करना है वो देखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट बेस्ट रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, तो इसलिए हमको बाकी भी पढ़ने पड़ेंगे। क्या है? This would create a local self-governing body in that area. This would convert that area into a union territory. ये both are wrong. Union territory में नहीं करेगा। 6th schedule में create होती है local self-governing bodies. The state having such areas would be declared as special category state. This is also not right. तो आंसर क्या हो गया? Only A. ये पॉलिटी के क्वेश्चंस थे। अब थोड़े हम आईआर के क्वेश्चंस को देखेंगे। इस बार तो जो आईआर के क्वेश्चन आए, कुछ क्वेश्चन इजी हैं बट कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हैं। छोटी छोटी कंट्रीज के बारे में पूछ लिया और यूपीएससी ने एक नया पैटर्न फॉलो किया है जिसमें यूपीएससी ने कुछ नए तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं
अभी हम देखेंगे क्या है वो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमिटी। अब ये यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमिटी जिसने पढ़ी है उसके लिए बहुत इजी हो गया है, जिसने नहीं पढ़ी है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है कि यार ऐसी भी कोई कमिटी है, हमें तो पता ही नहीं है। यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल्स कमिटी का काम क्या होता है? मेंबर कंट्रीज के क्रेडेंशियल्स को चेक करना, जो भी वोटिंग हुई है उसके क्रेडेंशियल्स को चेक करना। इट इज अ कमिटी सेट अप बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। नो, दिस इज सेट अप बाय यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ट्रेडिशनली इट मीट इन मार्च, जून एंड सितंबर एवरी ईयर। नहीं, ये साल में एक बार ही मिलती है। जब भी यूएनजीए की मीटिंग होती है साल में एक बार, उससे पहले एक बार मिलती है। It assesses the credential of all UN members before submitting a report to General Assembly for approval. Third is obviously right. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3 only. A. पोलर कोड। पोलर कोड लेटेस्ट टॉपिक नहीं है, बट ऑन एंड ऑफ आता रहता है एग्जाम में। पोलर कोड ऑन एंड ऑफ आपको न्यूज़पेपर्स में दिख जाता है। क्या है पोलर कोड? इसमें क्या बताना है पोलर कोड के बारे में कि क्या काम करता है पोलर कोड। बेसिकली पोलर कोड का काम क्या है? इट इज एन इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। इसका काम है इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर्स। तो बाकी स्टेटमेंट्स रॉन्ग हैं इसके। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, और जैसा क्वेश्चन आना चाहिए वैसा ही है, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। With reference to United Nations General Assembly, consider the following statement. The United Nations General Assembly can grant observer status to the non-member states. Absolutely right. बहुत सारे observer status हमको देखने को मिलते हैं, जैसे वेटिकन सिटी, पैलेस्टाइन को भी देना अभी मंजूर किया था। तो ये क्या है? ऑब्जर्वर्स हैं, बट ये मेंबर्स नहीं है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूएन जनरल असेंबली। ठीक है, कर सकती है। बहुत सारी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की ऑब्जर्वर स्टेटस जिनको मिला हुआ है। परमानेंट ऑब्जर्वर इन द यूएन जनरल असेंबली कैन मेंटेन मिशन एट यूएन हेडक्वार्टर। ये जो ऑब्जर्वर स्टेट्स होते हैं ना, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। मिशंस अपने यूएन हेडक्वार्टर में, जैसे पैलेस्टाइन का हमेशा मिशन रहता है वहां पे, बिकॉज वो अपनी आवाज उठाते रहते हैं अगेंस्ट इजराइल। बाकी जो वो नहीं कर सकते वो क्या है? वो वोटिंग नहीं कर सकते, उसके अलावा काफी चीजें कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया? ऑब्वियसली डी इज द आंसर। 1 2 3 ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। अगेन आईआर से बहुत पुराना क्वेश्चन है, सेंकाकू आइलैंड। सेंकाकू आइलैंड हमने सब लोगों ने बार बार देखा होगा, जिसपे जापान और चाइना के बीच में बहुत बड़ी राइवलरी और बहुत सालों से बहुत पुरानी राइवलरी है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन आया है? It is generally believed that they are artificial island made by country around South China Sea. यही गड़बड़ हो जाती है। साउथ चाइना सी में नहीं बने ये आइलैंड। कहां बने हैं ये आइलैंड? कहां पर है सेंकाकू आइलैंड? ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी में है ये आइलैंड। चाइना एंड जापान engage in maritime dispute over these islands in East China Sea. B is correct, A is wrong. Then a permanent American military base has been set up there, held Taiwan to increase its defense capabilities, though International Court of Justice declared them as no man's land. तो इसमें आंसर जो है वो ओनली बी आंसर है। क्या है? चाइना जापान के बीच में एक डिस्प्यूट है। तो जिन क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था, यूपीएससी ने जो पैटर्न चेंज किया है वो क्या किया है? यूपीएससी ने पेयर्स के बारे में इस तरह से पूछना स्टार्ट कर दिया कि ओनली 1 पेयर ठीक है, ओनली 2 पेयर ठीक है। पहले ए बी सी डी में फॉर्मेट में पूछता था, ये नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया। हालांकि अगर आपको आंसर आता है तो गलत नहीं होगा। तो फर्स्ट क्या है यूपीएससी ने क्या, ये स्टेटमेंट छोटी छोटी कंट्रीज के बारे में है। क्या स्टेटमेंट है? चैड सेटिंग अप द परमानेंट मिलिट्री बेस बाय चाइना, रॉन्ग। इक्वेटोरियल गिनी में ये परमानेंट मिलिट्री बेस सेटअप कर रहा है चाइना, ना कि चैड में। गिनी सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट बाय मिलिट्री, एब्सोल्युटली राइट। लेबनान सीवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, हाँ लेबनान में ये चल रहा है बिकॉज ऑफ सीवियर फूड शॉर्टेज। ट्यूनीशिया सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाता है ओनली 3 पेयर्स। देखिए बहुत छोटे छोटे कंट्रीज के बारे में इस बार यूपीएससी ने पूछा है। ये क्वेश्चंस इजीली नहीं कवर हो पाते, तो इनको हमें छोटी कंट्रीज के बारे में भी अगर कोई न्यूज आ रही है तो उसे पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है? हमको मैच करना है कि इस कंट्री का पार्ट है क्या।
एनाटोलिया ऑब्वियसली टर्की का पार्ट है, अम्हारा ऑब्वियसली इथियोपिया का पार्ट है, बट काबा डेलगाडो कहां का पार्ट है? मोजाम्बिक का पार्ट है, जो कि स्पेन का नहीं है। थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। कैटालोनिया जो है स्पेन का पार्ट है, इटली का नहीं है, तो इसमें ओनली 2 पेयर्स करेक्ट आंसर है। यहां पॉलिटी का पार्ट कवर हो जाता है, पॉलिटी एंड आईआर कवर हो जाता है। आई होप आपको आंसर समझ आए होंगे, और मैंने ट्राई किया है कि हम बेस्ट आपके पास आंसर ला सकें, विद क्लैरिटी ला सकें। बाकी सब्जेक्ट को भी डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में कवर किया जाएगा। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को अलग कवर किया जाएगा, देन उसके बाद इकोनॉमी को अलग कवर किया जाएगा, और एनवायरमेंट, इकोलॉजी, एग्रीकल्चर वगैरह वाले पार्ट को एक साथ ज्योग्राफी के साथ ही कवर कर लेंगे हम। अगर आपको वीडियो पसंद आया, हिट द लाइक बटन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स जिन्होंने भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने इस बार पेपर लिखा है, उनके साथ इसे शेयर करें। थैंक यू गाइस।